नमस्कार। शुक्ला जी, एक बात बताइए। अनुराधा जी नमस्ते। नमस्ते निरुपमा जी, कैसी हैं? अनुराधा जी, जी आपने हाँ जो जी। अर्गला में प्रतिबंधक के लिए जो मतलब ग्रह की वो देखी थी, तो वो क्रम क्या था? सबसे पहले शनि था या शनि सबसे ज्यादा कमजोर था? शनि, सबसे मंगल, पहले सही था। फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य। नहीं, सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत था। हाँ जी। अच्छा। नमस्ते रूबी। नमस्ते सभी को। नमस्कार। आशा जी। आशा जी नमस्ते। मैं सिस्टम नमस्ते काम नहीं बहुत। कर रहा था। पिछली क्लासेस समझिए कि 2 क्लासेस 15 दिन से मैं बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं हूँ पढ़ाई के लिए। लास्ट क्लास सुनी नहीं, रिकॉर्डिंग मिली नहीं। अब आपके यहाँ करना है शादी सिर्फ। फ्री हो गई क्या? आपके यहाँ शादी फ्री हो गई? बस रात को ही आई हूँ मैं। ओके। रूबी जी नमस्ते, अनुराधा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते रूबी जी। अभी अनुराधा नमस्ते। ये निरुपमा मैम का ये कुछ ब्लैक जैसा हो गया था ना, हाँ तो कुछ थोड़ा सा। लाइट नहीं थे। अब हम डर गए कि मेरे लैपटॉप में क्या हो गया, कुछ काला काला क्यों दिख रहा है। क्योंकि अभी कोई है नहीं जो मुझे हेल्प करेगा, इसलिए हम सोच रहे ये क्या हो गया। चलिए चलिए ठीक है, अब गुरु जी आएंगे तो ठीक से पिछली क्लासों को समझा ही देंगे। हाँ लास्ट क्लास क्या डिग्री वाइज कुछ बताया था ना, वो चीज समझना है। अच्छा। नहीं, वो तो आसान था। अर्गला। डिग्री वाला डिग्री वाला तो आसान था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था उसमें। वो आशा जी थे नहीं ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। हाँ, आशा जी नहीं और थे। फिर उनको हालांकि रिकॉर्डिंग मिला ना अभी तक। हाँ, मुझे हालांकि एक चीज निरुपमा जी ने समझ में बहुत कम अच्छा आया। समराइज किया उसको ग्रुप मैं भी पे। नहीं थी लास्ट क्लास में। अच्छा, आप भी नहीं थे। हाँ, नमस्ते श्वेता हाँ, जी। नमस्ते। लेकिन निरुपमा जी ने बहुत अच्छा समराइज किया उसको पूरा। अ, सब लोगों ने देखा ग्रुप में, बहुत अच्छा हाँ, लिखा। निरुपमा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। और उनके लिए स्पेशल थैंक्स भी आया गुरु जी की टीम की तरफ से। रेमेडी क्योंकि क्लास इन्होंने बिल्कुल क्लास के गुरुजी बाद। ने जैसा लिखवाया है ना, वैसे ही इन्होंने लिखा है, डिट्टो। हम्म। हाँ, रेमेडीज क्लास में वैसे ही लिखा। नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते गुरु प्रणाम। जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भगत नमस्ते। जी। नमस्ते प्रणाम। सदैव जी। प्रणाम प्रणाम रजनीश। प्रणाम सर। प्रणाम कुमार जी। प्रणाम गुरु जी। विद्या प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आज गुरुजी। प्रणाम अंग्रेज जी। आज तो श्वेता भी आई है। गुरु जी लास्ट टाइम मेरी वो नेफ्यू नीस का बर्थडे था, तो फिर पार्टी थी घर बर्थडे पे। तो रात में होता है। हाँ, उसी टाइम पे पार्टी थी बच्चों की ना, अच्छा। तो इसलिए मिस हो गई। अच्छा है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों को पढ़ना ही है, बाकी आगे नहीं बढ़ना है। अभी अभी रुक करके पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो जी रजनीश शुक्ला जी बोलिए, क्या प्रश्न है? एक डाउट है छोटा सा। हाँ, अच्छा, ऐसे ही हाथ खड़ा हो गया था। गुरुजी एक डाउट है छोटा सा, वो कंफर्म करना था। क्या? हेलो। हाँ बोलिए। बोला गुरुजी एक छोटा सा डाउट है, वो थोड़ा कंफर्म करना था। हाँ बोलिए तो।
जैसे आपने बताया है अर्गला के लिए कि कोई ग्रह बैठा है तो उसका बाधक ग्रह जहाँ बैठा है, साथ में फिर बलवान बताया कि इससे बलवान ये, इससे शनि से बलवान मंगल, मंगल से बलवान ऐसे, फिर डिग्री को भी बताया। अब क्या हो रहा है, मैंने देखा था उसमें शनि पंचम में है, मंगल नवम में है, तो मंगल तो शनि से बलवान हो गया, ऊपर से डिग्री बाई में वो भंग नहीं कर रहा है, अगर डिग्री बाई को देखेंगे तो। फिर इसको क्या समझें? भंग ही समझना है और क्या समझना है। नहीं, फिर वो भंग नहीं कर रहा है ना डिग्री से, अब वैसे लगाएंगे तो फिर शनि से मंगल बलवान है, फिर वो भंग कर रहा है, अगर डिग्री बाई देखेंगे तो फिर वो भंग नहीं हो रहा है अर्गला। इसमें आपका कहना सही है। कई मतों में अर्गला भंग माना जाता है और कई मतों में लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे मतानुसार अर्गला को भंग ही मानना पड़ेगा कि पंचम में शनि है और नवम में यदि मंगल है, तो शनि मंगल से बलवान है तो डिग्री की बात बाद में आ जाएगी, बलवान होने के कारण अर्गला भंग हो जाएगी। ठीक है। जी गुरु जी, धन्यवाद। अब गुरु जी प्रणाम। प्रणाम मनीष जी, क्या हाल चाल है? ठीक है गुरु जी, पिछली बार थोड़ी सी क्लास छूट गई थी और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल पाई थी। रिकॉर्डिंग के लिए तो क्षमा मांगेंगे आप लोगों से। क्या हुआ जी। कि अनीता ने आलस्य कर दिया। अरे ठीक है, आलस तो गुरु जी हो ही जाता है, कभी न कभी हाँ, आदमी कभी हमेशा कभी 24 घंटे काम करता है। तो हमको लगता है कि इस बार बहुत कोशिश कर लिए, टेक्निकल आदमी बुला लिए, रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि वो ना डिलीट कर ही नहीं रही थी, महीनों से पड़ा हुआ था, तो 128% एक्स्ट्रा यूजेज हो गया जूम का, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किए। अच्छा। जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर कहाँ से होगा। वो अब कह रहा था परचेज करने के लिए। अच्छा, वो मेरा गलती है कि मैं मेल रोज रूबी शर्मा ज्वाइन कर ली, आशा भगत ज्वाइन कर ली, ये मेल आते रहता है हमको। जो ज्वाइन कर लिया ना उसका मेल फटाक से बन के आ जाता है। तो जूम का जी। मेल रोज आता है बहुत सारा, तो जूम का चेक ही नहीं करते। उसमें वो जूम ने ये भी बताया रखा था कि भाई आपका ये बंद हो जाएगा, आप ये परचेज करो परचेज करो, ध्यान नहीं दिया तो बंद कर दिया। हाँ, वो स्पेस अगर वो आपका फुल हो गया तब तो दिक्कत होगी, अगर हाँ, स्पेस तो आपको जितना आपने ले उसी रखा की है। वजह से हो गया, तो नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं है। अब हमने कहा है कि एक दिन से ज्यादा जूम पे मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर देना है, ताकि हमारा स्पेस बना रहे। दिन भर थोड़ी पढ़ाते हैं कि 12 घंटा पढ़ा रहे हैं, 1.5-2 घंटे डेली पढ़ाते हैं। संडे को ज्यादा हो जाता है, 6 घंटे पढ़ाते हैं, और तो सैटरडे का 1.5 घंटा और संडे का 6 घंटा, 7.5 घंटा का यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, इतना तो पढ़ा रहता है। बाकी फिर मंडे आओ, सबको डाउनलोड करो, फिर सब डिलीट करके आगे बढ़ जाओ, मंडे से लेके फिर फ्राइडे तक अपना चलते रहेगा। पिछली बार वाला गुरु जी जो छूट गया थोड़ा बहुत हल्का सा वो लेकर के। वो लेते हुए चलेंगे। आप कई बार आएगा ना, वो चर्चाओं में कई बार आएगा, तो कोई हम लोगों को पढ़ना है। अब आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ने के लिए आ गया है। मैं उपपद लग्न के विषय में कुछ पढ़ाया आप लोगों को अभी? हाँ बोलिए। गुरुजी इतना ही बताएं कि उपपद लगन से हम लोग विवाह को और स्वास्थ्य को देखेंगे, क्योंकि वो 12वें का मतलब लॉर्ड होता है ना, बस इतना ही बताया। और उसके ऊपर अच्छा, व्याख्या नहीं हुआ है, बस इतना ही पता है कि वो विवाह के लिए देखेंगे और स्वास्थ्य के लिए देखेंगे, शरीर के लिए, क्योंकि वो 12वें के लॉर्ड से ही बनाया जाता है ना। चलिए तो उपपद लग्न को पढ़ लेंगे। हमारी इच्छा हो रही है कि अगले क्लास में भी कहा था कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। अभी आज मैं प्रश्न एंड वर्ष जो चल रहा है इस बार,
उससे थोड़ा संतुष्ट हुआ। पहले मैं अपने आप से संतुष्ट हो जाता हूँ ना, तब कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ठीक है, अच्छा पढ़ा है। तो इस बार जो है ना, मैं संतुष्ट हो रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूँ, आप करो, करके बताओ। तो क्या होगा कि एग्जाम्पल करने के लिए आ जाएगा और क्लास में हम 2 पत्रिकाओं की चर्चा कर ले। तो चर्चा जब तक आप करेंगे नहीं, मेरे सामने नहीं करेंगे, तो बाद में तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पढ़ेंगे। तो उसी तरह से जेमिनी में भी हम लोगों को चर्चा करके ही चलना है। बचा अब ज्यादा कुछ नहीं है। 16-17 क्लास होगा। आप लोगों को कितने क्लास का मैसेज गया था? 17 क्लास है। 17 क्लास तो बहुत क्लास हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको उम्मीद है कि 10 क्लास होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो अभ्यास होगा तो सार्थक होगा, और अभ्यास नहीं होगा तो सार्थक नहीं होगा। जान जाएंगे सब चीज, लेकिन सबको लगाना तब संभव होगा जब हम उसके ऊपर अभ्यास करेंगे। हम हमेशा आप लोगों को, जैसे कि पहले कई लोगों ने पूछा कि अर्गला को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो जहां जहां का स्पेस है वहां वहां लगाएंगे। जहां स्पेस है नहीं वहां लगा करके क्या करेंगे? स्पेस कहाँ है? लग्न में है। स्पेस कहाँ है? कारकांश लग्न में। स्पेस कहाँ है? आत्मकारक लग्न में है। पद लग्न में तो सबका उपपद लिखा हुआ है। उसके बाद अर्गला काउंट करना कितना मुश्किल होगा हमको, है ना। तो वहां उपपद पढ़ेंगे, और पद और उपपद सबके सबके लिखे हुए हैं। तो हमको अगर निर्णय विवाह के लिए लेना है तो आत्मकारक लग्न से सप्तम, कारकांश लग्न से सप्तम, पद लग्न से सप्तम, और सप्तम का उपपद, इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है। अब इसमें सप्तम के उपपद के बाद यदि हम सप्तम का अर्गला भी ढूंढने लगेंगे उपपद पद लग्न में जाकर के, तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अर्गला ढूंढना है तो लग्न, कारकांश लग्न, आत्मकारक लग्न तक ही सीमित रखिए, यहीं पर ढूंढ लीजिए। इससे रिजल्ट बना करके आप अपने बटुए में रख लीजिए, जब जरूरत हो तो बोलिए। किसी भी भाव विशेष के लिए जेमिनी में, किसी भी भाव विशेष की विशेष जानकारी के लिए अर्गला का प्रयोग किया गया है, और कुछ नहीं है अर्गला, ठीक है ना। नए राइटर जितने भी हुए, जिसमें संजय रथ का नाम ज्यादा आता है, आप लोग जानते हैं, आजकल शायद विदेश में ही रहते हैं कि क्या पता नहीं। बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बड़ा नाम है, ठीक है ना, उड़ीसा के हैं, और परंपराओं से ज्योतिष जानते हैं। परंपराओं से मतलब उनके पिताजी भी ज्योतिष थे, तो उसमें से इनको भी ज्योतिष आया। तो पीढ़ियों से ज्योतिष का कारोबार उनका चल रहा है। साथ में आध्यात्मिक गुरु भी अपने आप को बोलते हैं, कई सारे शिष्य भी अपने बनाए हुए। तो उन्होंने अर्गला को लेकर के ही सब चीज कर लिया। अर्गला को ही सब कुछ मान लिया है। जो पढ़ाने का और बताने का जो नियम है, उसमें अर्गला ही सब चीज है। अच्छा है, देखेंगे जिसको जिस पे पकड़ हो जाता है वो उसके लिए बेहतर हो जाता है। तो हम लोगों को किसी भाव विशेष
के लिए भाव विशेष इसीलिए हमेशा जोर डाल रहे हैं कि प्रश्न आपको जिस भी भाव से आ जाए उसका अर्गला चेक करना। जैसे पराश्री में प्रश्न यदि पंचम से आता है तो हम पंचम देखते हैं, पंचमे देखते हैं, कारक देखते हैं, पंचम में ग्रह बैठा है उसको देखते हैं, पंचम को दो दृष्टि डाल रहा है उसको देखते हैं, पंचम से पंचम देखते हैं। और यदि सप्ताह संतान की बात छेड़ दिया हो किसी ने तो नवांश पत्रिका में भी देखते हैं और सप्तांश पत्रिका में भी जाकर के देख लेते हैं। और यहाँ हमको क्या देखने की जरूरत है कि पंचम भाव से अर्गला कौन कौन सा बन रहा है, उस अर्गला को देख लेना है, उसी के आधार पर हमको रिजल्ट लेकर के चलना। तो हर भाव का अर्गला उस भाव के फल को निश्चित करके छोड़ दिया। अब उस अर्गला का फल मिलेगा कब और मिलेगा कैसे, ये दशाओं के ऊपर जाकर के डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नहीं है कि इस साल अर्गला है तो अगले साल अर्गला बदलेगा, वो नहीं है। क्लियर हो गया? ये भी नहीं है कि गोचरस्थ ग्रहों का अर्गला देख लेंगे, ये भी नहीं है। तो जैसे हम लोग किसी भी भाव में स्थित ग्रह, जैसे चतुर्थ में शुक्र है तो बलवान मानते हैं, दिग्बली भी हो गया। उसी तरह से चतुर्थ स्थान गुरु और बुध के मध्य है, शुभ कर्तरी हो गया। शुभ चंद्रमा की दृष्टि है। तब क्या हो गया कि चतुर्थ स्थान से संबंधित फल हमको पता हो गया कि अच्छा है। धन से संबंधित फल को इसी तरह से देखेंगे कि धन स्थान में कौन सा ग्रह है, कौन देख रहा है, कौन कर्तरी बनाया है, उसका स्वामी कहाँ गया हुआ है। उससे धन का फल हम अपने मन में बना लेते हैं कि जीवन काल में धन अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ये काम जो हम पराश्री में इस तरह से करते थे, जैमिनी में उसी काम को उसके अर्गला से कर लेते हैं। और अर्गला बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सामान्य ग्रहों के हिसाब से रिजल्ट ले लेते हैं। यहां तक आप लोग समझिएगा। तो इसीलिए क्योंकि एक भाव के लिए एक अर्गला बने, दो अर्गला बने, तीन अर्गला बने, जो भी बने, नहीं बने, ये तो आप पत्रिका में पराश्री में भी होता है ना, कहीं कोई ग्रह बैठा नहीं है ना कोई देख रहा है तो उसका स्वामी उसका फल करेगा। यहाँ यदि कोई अर्गला नहीं बन रहा है तब साधारण ग्रह जो वहां बैठा उसको देख रहा है वो अपना फल करेगा। समझ रहे हैं? तो ये अंतर जब आप लोग जान जाइएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो पत्रिका कहाँ से आएगा? मैं दूं गुरुजी? हाँ दीजिए। मेल चार्ट है। टाइम है, डेट? डेट है 1 अक्टूबर 1999। टाइम? और टाइम है 8:45 रात का। जन्म स्थान?
वेस्ट बंगाल है, और गुरुजी बारुईपुर, बारुईपुर, BARUI, बारुई, PUR। हाँ गुरुजी। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न कर दो। हाँ, तो प्रश्न ये है कि ये विदेश में मतलब इस सेटल हो पाएंगे कि नहीं, मतलब विदेश में अभी जॉब करने गए हैं, तो इनका प्रश्न है कि उनको विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं। इसी वर्ष गए हैं विदेश में, और पहले वहां पर पढ़ने भी गए थे। वहां से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना MS कर लिया है और जॉब भी लग गया है। तो अब इनका प्रश्न है कि ये विदेश में सेटल हो पाएंगे कि नहीं, न कि इनका चतुर्थ हाउस मतलब स्ट्रांग लग रहा है, तो क्या इनको वापस अपने देश में लौटना पड़ेगा। तो क्या देखना चाहोगी, तुम ही बताओ। तो विदेश सेटलमेंट के लिए हम लोग गुरुजी उसका चतुर्थ भी देखेंगे और 12वें हाउस को भी देखेंगे, क्योंकि विदेश में सेटल होना है। और विदेश का सुख मिलेगा कि नहीं, वो 12वें से चतुर्थ को देखेंगे। अच्छा, तो मतलब कि और 9th हाउस भी देखेंगे कि भाग मतलब सूर्य भी देखेंगे कि सूर्य बलवान है कि नहीं। अब ये तो तुम पराश्री वाला नियम लगा रही हो ना, ओ हमने मतलब कहा। मतलब हाँ, अभी अभी जेमिनी देखना है ना, तो जेमिनी में ये देखेंगे कि 12वें हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है। 12वें हाउस पर अर्गला लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर अलगला बनेगा तभी तो उस भाव का सुख मिलेगा। तो अब उसको देख करके कौन बोलना चाहेंगे, इसके ऊपर आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसीलिए प्रश्न मैंने पूछ लिया कि आप लोग एक सीमा के अंदर ही देखोगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हमको जैसे कोई, गुरुजी 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। एक मिनट एक मिनट, आ रहे हैं निरुपमा जी आप ही के पास। अगर पढ़ाई से संबंधित प्रश्न हो गया तो चौथा पांचवा देखेंगे, उसके आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही विदेश से संबंधित प्रश्न हो गया तो 12th और 4th हाउस देखेंगे, उससे आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो बताइए निरुपमा जी क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुजी यही कहना चाह रहे थे कि मंगल की दृष्टि है, वो 12वें भाव पर जा रही है, वो उनका अपना ही घर है। बोलिए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, घर पे ही रहा है, और गुरु और आपकी शनि है, आवाज शनि कर्म के आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आप वीडियो बंद करके बोलिए तो। गुरुजी हमारा कहना था कि सप्तम भाव में मंगल है, उसकी दृष्टि जो है 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश से संबंधित भाव है। हाँ गुरुजी हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो गुरु और शनि कर्म का कारक भी है, और गुरु भी वहां पर विद्यमान है, और सुख के जो कारक हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, और उनकी जो दृष्टि है वो भी प्रथम मतलब 12th भाव पर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हम वो वाली दृष्टियां ही देखेंगे ना जो बिल्कुल जेमिनी। बिल्कुल, जेमिनी की दृष्टि अच्छा लगा रहे हैं, बताइए। बढ़िया चल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। तो हमें सुख सुख की प्राप्ति भी विदेश से दिखाई दे रही है,
और जो उस ग्रह का कारक भी है उसकी भी दृष्टि वहां पर जा रही है। शनि कर्म के कारक है, वो भी विदेश भाव में है। तो और राहु जो है तृतीय भाव में है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो उस पर भी मंगल की दृष्टि जाएगी, क्योंकि 1, 4, 7, 10 पर भी तो रहता है। जैसे तो 7 पे तो नहीं जाएगी, लेकिन मंगल की दृष्टि राहु पर भी तो जाएगी। बिल्कुल जाएगी। तो उस हिसाब से लगता है कि इनका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। ठीक। आगे कौन बोलेंगे? गुरुजी हम ऐड करें कुछ मधु। जी मधु। अम, जो इनका आत्म कारक है वो मंगल है और वो 12th हाउस लॉर्ड भी है। तो और वो 7th और 12th का एक तो कनेक्शन हो गया। और इनका जो 12th पदा है वो पद लगन में देखें तो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो आई थॉट कि 12 पदा भी देख सकते हैं बाहर जाने के लिए। आत्मात्य कारक जो शनि है वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो उससे भी दिखता है कि आप बाहर से आपको आप काम कर सकते हैं बाहर जाकर। अम, और वो 9th एंड 10th हाउस का लॉर्ड, 9th 10th एंड 11th हाउस जो है उनका कॉम्बिनेशन 12th हाउस में बन रहा है। और उस पे मार्स की दृष्टि है। तो उससे भी लगता है कि ये बाहर जा सकते हैं। चलिए इतना ही बता बहुत सकते। अच्छा। थैंक यू। और कौन बताएंगे? गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलिए आशा जी। गुरुजी जैसे अगर 12th हाउस को देखते हैं अपन विदेश जाने के लिए, तो वहां पर अमात्य कारक ग्रह शनि बैठा हुआ है। और साथ में मात्र कारक ग्रह गुरु है। इस पे दृष्टि ज्ञाति कारक ग्रह शुक्र की भी है। तो हो सकता है कि इनको विदेश जाने में धन तो ये कमाएंगे, पर उन्हें सुख मिले उस चीज में हो सकता है कि कुछ कमी हो। और क्योंकि इनका जो 12th पद है वो भी 2nd हाउस में बैठा है, तो इन्हें मतलब विदेश से धन की प्राप्ति तो होगी। और कर्म के लिए अगर अपन देखते हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड ये शनि है जो 12th में बैठा है। तो इन्हें भाग्य का साथ भी बोलेंगे, और साथ में इनका कर्म जो है वो कर्म विदेश से जुड़ा रहेगा, ये चीज भी बोल सकते हैं। गुरुजी मुझे तो इतना ही समझ में आया है। नहीं बहुत अच्छा समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बोलते रहिए ना, बाद में कंक्लूजन तो देखेंगे हम लोग। और गुरुजी बताइए और कौन? अर्गला भी बन रहा है गुरुजी 12th में। एक अभी विद्या को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विद्या बोलो क्या क्या बोलना है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अर्गला भी बन रहा है 12th हाउस में केतु 12th से, हाउस में और अर्गला किस भाव के लिए बन रहा है? चतुर्थ मतलब 5th 12th से 5th शुक्र है। हाँ बोलो। 12th से 5th शुक्र है, और उसका प्रतिबंध भी नहीं लग रहा है। और केतु 10th 12th से 10th में केतु है। केतु और राहु मतलब उल्टा प्रतिबंधक वाला अर्गला लगाते हैं, उस हिसाब से उसका प्रतिबंधक राहु से लगेगा गुरुजी। नहीं। तो वो प्रतिबंधक हो जाएगा, खाली शुक्र का ही अर्गला लग रहा है। गुरुजी 4th हाउस। जी जी बोलिए। ये 4th कारकांश, हाउस सॉरी सॉरी का आप कीजिए। मुझे हाँ अर्गला बोलो लग रहा बोलो। है, तो 12th हाउस का मतलब विदेश से सुख मिलेगा, इस हिसाब से बोलो। हाँ विदेश से सुख मिलेगा ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि 12th हाउस से पंचम का अर्गला बना हुआ है। जी। हाँ सचदेवा जी बोलिए अब। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। कारकांश लगन में देख रहा हूँ, तो कारकांश लगन का जो 12th हाउस जो मकर राशि जहाँ है, वहां से
चतुर्थ में अर्गला बन रही है। प्रतिबंधक बुध है, लेकिन बुध उसको प्रतिबंधक नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 ग्रह हैं यहाँ पे। और इस अर्गला को मंगल जो आत्मकारक है और ज्ञाति कारक दोनों देख रहे हैं, और उस भाव को भी देख रहे हैं और अर्गला को भी देख रहे हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतों के बाद तो ये जो बाहर का जो स्टे है वो सुखद रहना चाहिए। गुरुजी ठीक, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। गुरुजी 12वें घर पे शुक्र और मंगल की दृष्टि है। एक तो जैसे कि सबने कहा शनि अमात्य कारक है यहाँ पे, 12वें में बैठा हुआ है तो विदेश का सुख देगा। गुरु भी बैठा हुआ है। मैं तो ये भी सोच रही थी कि मात्र कारक को क्या हम मात्र भूमि का भी कारक मानेंगे? बोलो, मान सकते हो, मानो तुम, क्या दिक्कत। ठीक है, तो मातृभूमि का भी अगर वैसे देखें तो वो भी 12वें में गया हुआ है। और अगर आई मीन मैं तो ऐसी चीज के लिए चौथा भी देखती, चौथा घर उसका क्या कनेक्शन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो चौथे पे गुरु शनि राहु बुध केतु सबकी दृष्टि आ रही है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जा रहा है 4th हाउस यहाँ पे। और 12वें पे जो है शुक्र का अर्गला हो रहा है, और चौथे पे सूर्य और शायद राहु का भी मानेंगे ना हम लोग। 12वें का मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद राहु का भी मानेंगे यहाँ पे अर्गला। मंगल और चंद्र तो यहाँ पे सपोर्ट तो 4th हाउस का भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है ज्ञाति कारक शुक्र बैठा हुआ है चौथे घर में, तो मतलब उनको वो सेटिस्फैक्शन अपनी मातृभूमि में इतनी होगी नहीं। लेकिन वापस तो जरूर आएंगे, वो कब आएंगे वो दशा पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो काफी लंबा रहेंगे, क्योंकि कारकांश में अगर हम देखें तो अमात्य कारक और गुरु शनि जो हैं ये तीसरे में बैठे हुए हैं, तो इनका काम तो मेरे ख्याल से जन्म कुंडली और कारकांश दोनों में देख के 12वें और तीसरे तो घर से बाहर ही इनका ज्यादा काम रहेगा। अगर वापस इंडिया आएंगे तो भी अपने घर मतलब अपने होम टाउन में तो काम नहीं करने वाले। लेकिन क्या वो सेटल हो पाएंगे इसका मुझे पता नहीं। वापस तो जरूर आना है मेरे हिसाब से। चलो बढ़िया है, और बताइए। गुरुजी वक्री ग्रह को किस नजर से देखते हैं इसमें, जैमिनी में? बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं गया है, आप जिस नजर से देखना चाहें देखें। और बताइए, आप लोग बहुत सारे लोग हैं, क्यों चुप हो गए भाई? मनीष जी आप बोलिए। 12th हाउस का अगला तो गुरु जी राहु भी बना रहा, राहु भी तो बाहर ही भेजने में मदद ही करता है। जैसा सब लोगों ने बताया उस तरीके से तो है, बाहर का है। और वापस लौटने का जो वापस लौटने वाले में तो मैम अभी जो है मैम ज्यादा अच्छा बताएंगे, वो तो उनके बारे में अच्छे से जानती हैं। लेकिन अभी तुरंत लौटने का तो अभी नहीं लग रहा, लेट। और विदेश से है, धन कमाने का है गुरुजी। शनि वक्री है, और अगर हम भले ही ये अगर उससे हम देख रहे हैं जेमिनी से, लेकिन शनि वक्री हो करके अगर अपने उसमें मेष राशि में, तो ये तो और अधिक पावरफुल माना जाएगा गुरुजी। कि अपना अपना प्रभाव तो छोड़ नहीं देगा। अगर हम मान लीजिए अगर उससे हम देखते भी हैं जेमिनी से, तो जो प्रभाव होता है उसका कि 7th में अगर वक्री होता तो कमजोर हो जाता, लेकिन अगर 1 में वक्री हो गया तो और पावरफुल हो गया। तो जो भी अपना काम कर्म से संबंधित जो भी काम करेगा वो तो मजबूती के साथ अच्छे से करेगा वो। और चर राशि है एक राशि। गुरुजी इनकी और शादी होगी, सॉरी। दसम भाव पे दृष्टि भी है उसकी गुरुजी, जेमिनी के हिसाब से। बिल्कुल, दसम भाव के ऊपर दृष्टि भी है।
जी। गुरुजी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं। करो। राहु अर्गला बना रहा है कि नहीं गुरुजी? द्वादश द्वादश भाव का अर्गला राहु बना रहा है ना? कैसे बनाएगा? चतुर्थ में है भाव से। राहु तो विपरीत अर्गला बनाता है। राहु दशम में होता तो अर्गला बनाता। अच्छा, हाँ ठीक है। राहु और केतु विपरीत अर्गला बनाता है। ठीक है। हम तो नहीं टोकते हैं कि चलो अभी आप टोकने लगेंगे तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं सब सही है। पहले सुन लेता हूँ कि जितना बोल रहे हैं उतना सुन ले। रजनीश शुक्ला बोलो, क्या बोलना चाहते? गुरुजी दशम में गुरुजी आपने कहा कि जैसे राहु बनाएगा, तो दशम में क्यों बनाएगा ये? चतुर्थ का अर्गला प्रतिबंधक दशम होता है ना। हाँ, दशम होता है। तो कौन चतुर्थ कौन का भाव अर्गला बनाता है बताइए? बनाएगा दूसरा, चौथा, पांचवा, 11वां। दूसरे का प्रतिबंधक कहाँ है? ये द्वादश। चौथे का प्रतिबंधक कहाँ है? 10। 11वें का प्रतिबंधक कहाँ है? तीसरा। 5वें का प्रतिबंधक कहाँ है? 9। तो आपको तो सारा याद है, फिर कहाँ प्रॉब्लम है? इसका मतलब है कि जी 9वें भाव में, तीसरे भाव में, जहां जहां प्रतिबंधक है, बात समझिएगा, जी। उस स्थानों में राहु बैठ करके, केतु बैठ करके उसका अर्गला उसका बनाएगा। उसका अपोजिट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है गुरुजी। कई विद्वानों ने तो सिर्फ केतु का 9वें में अर्गला माना है, बाकी अर्गला नहीं माना। लेकिन आजकल ये ट्रेंड में है कि राहु और केतु को विपरीत अर्गला मान लेना चाहिए, तो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है उससे। इसका रवि इसका कुमार भी जी इसका भी बताइए। गुरुजी लास्ट में कोर्स के बाद इसका भी पीडीएफ मिलेगा ना पूरा गुरुजी? कोशिश तो कर रहे हैं, लिख तो रहे हैं। जी जी। गुरुजी गुरुजी मैं थोड़ा सा इसमें इसमें ऐड करना चाह रहा था। एक चीज गुरुजी, आपने भी स्टार्टिंग बोली थी जो प्रश्न और वर्ष वाला, आपकी बार हम ज्यादा संतुष्ट हैं। तो जैसे पिछली बार जो आपने पढ़ाया था तो उसी का पीडीएफ है, तो क्या वो पीडीएफ में अब की बार कुछ ज्यादा मतलब अच्छे से ऐड होकर पीडीएफ के चेंज आएगा? नहीं होगा, पीडीएफ चेंज नहीं होगा। अब ये आज अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं ये थोड़ी पीडीएफ में आएगा आपको। नहीं ये पीडीएफ में नहीं है, तो प्रैक्टिस है। हाँ, तो मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और इसलिए भी संतुष्ट हूँ कि साल में एक ही बार है, तो जो लोग आए हैं वो चुन के आए हैं, उनको पढ़ना है यही समझ के आए। इसलिए नहीं कि गुरुजी हर 6 महीने में कोर्स डाल रहे हैं तो हमको ले ही लें, ये सोच करके नहीं, चुन के आ रहे हैं। चलिए ठीक है। क्या जोड़ना था रजनीश शुक्ला? जोड़ा नहीं अभी तक। वो बीच में आप बोलने लगे तो मैं थोड़ा ब्रेक हो गया। मैं एक चीज वो जोड़ना था, बाकी जो सबने कहा लगभग सेम मेरा भी वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम पद कुंडली में देखेंगे तो 12वां पद और 10वां पद और छठा पद तीनों दूसरे भाव में है। तो इससे हम कह सकते हैं कि काम करने के हिसाब से ठीक है, धन वहां से आएगा, लेकिन सेटल होने के कम जो है चांसेस। कह सकते हो, तुम्हारी बात है, क्यों नहीं क्योंकि कह सकते? छठा है छठा थोड़ा सा परेशानी भी देता है ना। 12वां वैसे देखें तो भी, लेकिन विदेश की ही बात है तो 12वें को लेंगे कि दूसरे में गया है पद लग्न में, तो धन के लिए ठीक है। 10वां गया तो काम से ही धन, वो भी ठीक है, लेकिन सेटल होने का थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहा है? गुरुजी ये भी तो कह सकते हैं कि इनका भाग्य 12वें भाव में 9th पद लिखा हुआ है वहां पर। अच्छा है ना, 9th पद को तो जाना ही चाहिए विदेश के लिए। हाँ, तो भाग्य उनका विदेश में ही बनता दिखाई दे रहा है। जी, ये 9th पद यदि 12वें स्थान में है तो विदेश से तो संबंध हमारा होना ही चाहिए। गुरुजी इसमें 12th पद 9th में हो जाए, 9th पद 12th में चला जाए तो ये, हाँ आप क्या बोल रहे थे अनुराधा जी? बोलिए। जी जी गुरुजी, चतुर्थ भाव के लिए आपने कहा इससे भी विदेश देखेंगे, तो चतुर्थ भाव से भी सूर्य भी अर्गला बना रहे हैं, और उनका प्रतिबंधक राहु तो होगा नहीं, और मंगल भी अर्गला बना रहे हैं चतुर्थ के चतुर्थ से, उसका भी कोई अर्गला नहीं है। तो ये क्योंकि सूर्य और मंगल, क्योंकि सूर्य को हम स्ट्रांग लेते हैं और मंगल को हम स्ट्रांग लेते हैं, तो भी क्योंकि चौथे भाव का सुख हमको दिख रहा है, शुभ अर्गला बन रही है, तो भी विदेश जाने के
ज्यादा चांसेस अपन लोग इस बात को बोलेंगे कि नहीं विदेश गुरुजी? जाएंगे कमाएंगे, ये तो पक्का हो गया है। जी ठीक है ना। जी। अभी अभी बात कर लेते हैं, एक दो लोग हैं। रवि कुंभार जी बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। मैं ट्रेन में हूँ पर प्रयास करता हूँ। अभी तो सिग्नल ठीक आ रहा है। सर, इसमें मैं ये देख रहा हूँ, जो आत्मकारक ग्रह है मंगल है, और लग्न कुंडली में वो अपने से सप्तम गया है। तो एक, अगर उसको वैसे देखें, एक लंबी यात्रा का वो एक यहाँ पे डिनोट कर रहा है। दूसरा सर, अगर कारकांश लग्न में देखें तो कारकांश लग्न जो है वो स्थिर राशि का बन रहा है, और शनि जो कि लग्नेश है कारकांश लग्न का, वो थर्ड हाउस में गया है और मंगल की राशि में गया है, जो कि ट्वेल्थ लॉर्ड भी है सर लग्न कुंडली में। इस केस में अगर देखें सर, मंगल दशम में गया है कारकांश में, और शनि से भी दृष्ट है और गुरु से भी दृष्ट है, जो कि ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं। तो चूंकि ये स्थिर राशि में आत्मकारक गया है और लग्न कुंडली में सप्तम में गया है, तो इससे ये समझ में आ रहा है सर, कार्य करने के लिए तो बाहर जाएंगे लंबी यात्रा के लिए, पर वहां पे रहेंगे नहीं, वापस अपने घर पे देश में ही आएंगे। ये मेरी समझ है सर। ठीक है, मधु कपूर जी। हमें ये पूछना था इनकी, ये ही इज मैरिड, इनकी शादी हो गई है या नहीं? अभी कहाँ हुई होगी, 99 का जन्म है। नहीं नहीं, ओके शादी नहीं हुई है। ओके। हम ओके, हमें पद लगन से तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि वहीं सरल होंगे बाहर। अम, शादी भी कर सकते हैं वहां पे जाकर ना, वहां सरल भी हो सकते हैं, हमें ये लग रहा है। गुरु जी, ये कारकांश लगन में तो लगन से जो अर्गला बन रही है, शनि और गुरु बना रहे हैं, तो ये लगन को भी देखते हैं तो जैसे आपने पढ़ाया था, तो इस जातक को प्रसिद्धि बहुत मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। कह सकते हैं। कारकांश लग्न से शनि और गुरु अर्गला कैसे बना रहा है? जी नहीं बन रही गुरुजी। सर 12th हाउस से चतुर्थ है, एक तो मिनट, 12th हाउस एक की एक अर्गला बन रही है। हाँ, सचदेवा जी को बोलने दीजिए। हाँ, नहीं बन रही, सॉरी, तीसरे में नहीं बना था, तो विरुद्ध बोला है। ठीक है ना। गुरु जी, क्रूर ग्रह तो होते यहाँ पे तब बनती है ना जी? जी, अगर क्रूर ग्रह वहां पे होते, दो या दो तीन क्रूर तीन होते ग्रह हैं। होते, तब तब अर्गला बनती है, उसकी कोई तोड़ नहीं होती। हाँ, यहाँ मंगल आ जाता, सूर्य आ जाता, गुरु भी वक्री था, चलता, वो भी अशुभ के श्रेणी में आ गया था, लेकिन और आता तो ठीक है। कारकांश लग्न, और आप लोगों को और बोलना है या मैं कंक्लूजन दूं अब? जी आप बता दीजिए। हाँ, गुरुजी बस इसमें बुध जो है तोड़ देगा अर्गला चंद्रमा की जो है फिफ्थ पंचम भाव में कारकांश कुंडली में। हाँ, वो अर्गला तोड़ जाएगा। हमको लगन से अर्गला देखना ही क्यों है? सबसे पहले बात तो हमको लगन से अर्गला देखना ही नहीं है। तो यहाँ हमें तो 12वें अर्गला भाव से अर्गला दिखेंगे ना। हाँ, 12वें का अर्गला देखेंगे या चतुर्थ का अर्गला देखेंगे। तो पहला तो जैमिनी का कारका जो पहले जो जैमिनी का नियम लागू होता है, अब 2-4 मिनट हमको भी दे दिया जाए बोलने के लिए, ठीक है ना। पहला जो जैमिनी का नियम लागू होता है, वो नियम ये कहता है कि जिस भाव में अधिक से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो, उस भाव से संबंधित फल जातक को जीवन में विशेष मिलता है। इसके 12वें भाव में गुरु और शनि है। पहले लग्न की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र और मंगल की दृष्टि है, तो दो ग्रहों का स्थित होना, दो ग्रहों से दृष्ट होना, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, तो 12वें से संबंधित फल मिलना चाहिए। विदेश हम लोग क्यों जाते हैं? ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा आराम मिलेगा, ठीक है ना। बड़े सुंदर सुंदर जगह होते हैं, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या, यही है ना। तो उसके लिए लगन पत्रिका में
जो 12वें स्थान से शुक्र का 5वें स्थान का अर्गला बन रहा है, वो 9th हाउस जो कि यहाँ 8th हाउस पड़ता है, उसमें कोई ग्रह नहीं होने के कारण वो अर्गला निर्बाध रूप से बन रहा है। तो शुक्र का अर्गला है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में लग्जरी होगा। ठीक है, और वो भी अच्छे स्थानों में बना रहा है। 4th हाउस, क्या नाम कहते हैं, 4th हाउस में बैठा है शुक्र। इसका मतलब है कि हमको जीवन में सुख अच्छा मिलना चाहिए, जीवन में गति अच्छी मिलनी चाहिए। क्या चतुर्थ स्थान से अर्गला देखना चाहिए? देखना चाहिए, 12वें के बाद चतुर्थ, क्योंकि बीज जो है ना वो चतुर्थ ही है। चतुर्थ का त्रिकोण है चौथा, 8वां और 12वां। तो हमको चौथे, 8वें और 12वें के ऊपर डिपेंड होना है। तो 12वां और चौथा देखना है। 8वां जब खाड़ी देश वगैरह की बात होती है, सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, तब हम ज्यादा प्रयास करते हैं, कई बार चर्चा में लाए। तो चौथे स्थान, अभी लग्न में ही है हम, तो चौथे स्थान से दूसरे स्थान में सूर्य है, इसका अर्गला प्रतिबंधक कहाँ होगा? चौथे में राहु से बंधु, 12वें में होगा। 12वें में राहु से बंधु। तो राहु ने इसका अर्गला समाप्त कर दिया, मान लिया। चौथे से चौथे में मंगल बैठा है, मंगल अर्गला बना रहा है, और उसका प्रतिबंधक कहाँ होना चाहिए? 10वें स्थान में। कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब मंगल का अर्गला बन रहा है। और ये जो चौथा स्थान है वो गुरु शनि से दृष्ट भी है। और केतु से भी दृष्ट है। तो हमेशा हम क्या देख पा रहे हैं, 12वां और चौथा ही तो सबसे ज्यादा बीजी भाव है। इसीलिए विदेश का सुख मिलेगा। चलिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा, माना जा सकता है कि चतुर्थ स्थान में शुक्र का स्थित होना और गुरु से दृष्ट होना, अब गुरु की 5वीं दृष्टि मत जोड़ लेना आप लोग, चर राशि में स्थिर को देख रहा है वो बता रहा हूं। यहां हम कह सकते हैं कि मातृभूमि के प्रति लगाव रहेगा, हो सकता है कि कमा खा करके वापस आ जाएगा, इसका चांस बन सकता है। अभी इसको लेफ्ट हैंड में रख लेते हैं। कारकांश लग्न में आ जाते हैं। कारकांश लग्न में भी 12th ही देखना है हमको और चतुर्थ ही देखना है। तो कारकांश लग्न में भी 12th स्थान के ऊपर मंगल और शुक्र का प्रभाव है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मंगल और शुक्र का प्रभाव है। कारकांश लग्न से कारकांश लग्न में द्वादश स्थान से चतुर्थ स्थान में गुरु शनि है, जिसका प्रतिबंधक 10वां स्थान, जो कारकांश लग्न का 9वां स्थान बनेगा, वहां पे बुध है। तो एक ग्रह के होने से हमारा प्रतिबंधक नहीं हो जाता, इसीलिए ये गुरु और शनि जो है अर्गला बना रहा है। एक ग्रह से बनेगा तो थोड़ा कमजोर अर्गला, 2 ग्रह से बनेगा तो मजबूत अर्गला, 3 ग्रह से बनेगा तो और मजबूत अर्गला। और इन स्थानों को आत्मकारक भी देख रहा है। हाँ, इन स्थानों को आत्मकारक, मंगल और ज्ञाति कारक शुक्र की दृष्टि है। यहाँ जो ज्ञाति कारक की दृष्टि है ना, उसको बाद में थोड़ा सा समझा देंगे आप लोग। अब आ जाते हैं पद लग्न में। उपपद में नहीं जाएंगे, उपपद थोड़ा और पढ़ लेंगे तब जाएंगे।
पद लग्न में द्वादश स्थान में 9th पद है, इसीलिए भाग्य हमारा हमको विदेश लेकर के जा सकता है। 9वें का रोल होना ही चाहिए। हमने नहीं कहा कि नवमेश का जन्म कुंडली के द्वादश में है, हमने नहीं कहा कि अष्टमेश और एकादशेश भी द्वादश में है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलता ना तो वो पराश्री वाला सुगंध लेने लगता है, इसीलिए मैं जैमिनी में रह करके जैमिनी पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ 9th पद है, तो अच्छा है। अब इसमें आपको कहीं कुछ लिखा मिल रहा है? शनि है, गुरु है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, पद है, उपपद है, यही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अर्गला कैसे लगाएंगे? इसका मतलब पद कुंडली में अर्गला लगेगा ही नहीं, ग्रह तो लिख करके दिया ही नहीं है, तो अर्गला कैसे बनाएंगे? हमारी मर्जी है, हम ग्रह लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कहा यहाँ उपपद पद देखना है, 11th पद, अर्थात सबका ये पद से ही हमको रिजल्ट लेना है। 4th पद कहाँ है? 6ठे स्थान में। तो 4th पद 6ठे स्थान में होना ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब हमारा मातृभूमि में हमको कष्ट हो सकता है, हम बाहर जाएंगे। 9th पद का द्वादश में जाना, इसका मतलब है कि हमको बाहर जाना ही जाना है। 12th पद, 10th पद और 6th पद, ये तीनों धन स्थान में है। हम 6th पद संघर्ष कर रहे हैं धन कमाने के लिए, 12th पद के साथ 6th पद है, 10th पद कर्म पद है, हम मेहनत कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, 12th पद के साथ है। ये पद कुंडली में 9th पद का 12वें में होना, 12th पद के साथ दशम और दशम त्रिकोण का होना, दशम का मतलब है 10th पद और त्रिकोण का मतलब है 6th पद का होना, ये निश्चित करता है कि हमको बाहर जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं महसूस करते हैं, इससे ज्यादा में यही बोलेंगे कि ये जो ज्ञाति कारक की दृष्टि आ रही है ना शुक्र की, ये हमें थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी और समय समय पर बाधा दे सकता है, इसका हमको ध्यान रखने की जरूरत। ज्ञाति कारक है तो हम बाहर जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर वेदर का अंतर होता है ना। यहाँ हम लोग धूल धुआं सब बर्दाश्त करते हैं, वहां तो कुछ बर्दाश्त नहीं करना है। तो कहता है कि दिल्ली में रहने वाला एक दिन में 20 सिगरेट की 30 सिगरेट पी लेता है बिना सिगरेट पिए, पोल्यूशन से। तो इसका तो नशा होता है, विदेश में ये 20 सिगरेट वाला नशा तो मिलेगा नहीं, पोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, तो स्वास्थ्य में अंतर आ सकता है। एनीवे, तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जातक विदेश जाना चाहिए और विदेश जा करके सुखी रहना चाहिए। अब कब जाएगा नहीं जाएगा वो सब दशा बताएगा आगे, जब दशा की बात लगाएंगे तो। अब रूबी शर्मा जी, आप इसको अगर अपने सिरे से कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। हाँ गुरुजी, ये साउथ कोरिया गए हैं और ये परसों गए हैं, मतलब ये 19 तारीख को गए हैं। तो और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे हैं और उनको वहां पर जॉब लगा है। पहले तो वो पढ़ने भी गए थे, उसके बाद लौट आए थे, तो 1 महीना के बाद उनको जॉब लग गया है, तो अब वही जॉब करने गए हैं। तो उन्होंने यही मुझे प्रश्न पूछा था कि वहां जॉब करते करते क्या उनको वहां सेटलमेंट होगा कि नहीं। तो जब हम देखे तो मुझे
वही चतुर्थ हाउस अगर पराशरी से देख रहे थे तो पापकर्तरी में था, लेकिन वो गुरु की दृष्टि थी और शुक्र वहां पर मतलब मातृभूमि में शुक्र बैठा हुआ है जो लग्नेश है, तो वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था कि लग्नेश होकर के चतुर्थ में बैठ गया है तो मातृभूमि से तो लगाव होगा, माता से लगाव होगा, तो इसको हम कैसे एनालिसिस करें? अभी तो वो जॉब करने के लिए फिलहाल चले गए हैं साउथ कोरिया गुरुजी। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप लोगों का इस पे कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। बस आचार्य जी, हम यही पूछना चाहते थे कि यहाँ पर शुक्र को हम ज्ञाति कारक के रूप में ही देखेंगे, लगना लग्नेश से ना समझ के, तभी वो मातृभूमि से दूर जा पाएंगे। जी हाँ, ज्ञाति कारक ही समझना होगा, क्योंकि जैमिनी कारक के सिद्धांत से ही चलता है। क्लियर हुआ? चलिए, रजनी शुक्ला का है हाथ खड़ा किया है, पूछो। गुरुजी मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे फिर हम इसको क्या कंफर्म माने कि मतलब सेटलमेंट माने, या हम कहें कि बार बार वापस आना पड़ेगा, मतलब घर के प्रति चिंतित रहेंगे? अभी तो आएगा जाएगा, ज्यादा यही होगा। मुझे ऐसा लगा, बात की इसीलिए बात। कंफर्म करना था गुरुजी, हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल सही लगा तुमको। गुरुजी, 12वां पद जो है वो भी बताता है ना, उपपद लग्न बताता है 12वां पद, वो इनका 12 दूसरे भाव में है, तो हम ये कहेंगे कि इनकी जो छवि बनेगी इनकी धन और विदेश और जॉब के कारण। हाँ बिल्कुल। अथ उपपदाध्याय, एक कुंडली देख लीजिए, अब थोड़ा समय है 15 मिनट का, कुछ उपपद अध्याय पढ़ लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ ये भी नहीं रहेगा कि गुरुजी आए और ऐसे ही एक पत्रिका लगवा दी है और छुट्टी करा दी है। ठीक है ना? आज गुरुजी का मूड नहीं था मेहनत करने का, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं गुरुजी, ये भी आप मैं बहुत रोज बहुत सीखे आज। मैं रोज चाहता हूं कि मेहनत करूं आप लोगों के साथ बैठकर, क्योंकि हर क्लास हमको भी कुछ नया चीज सिखा देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ सिखाता तो अनुभव दे देता है। आज आपका क्लास खत्म होगा तो एक और अनुभव बढ़ जाएगा ना मेरे जीवन में। तो संसार कुछ नहीं देता है तो एक चीज जरूर देता है, वो अनुभव देता है। ठीक है ना? या समय कुछ नहीं देता तो अनुभव देता है, हमारा परिस्थिति यहाँ कुछ नहीं देता तो अनुभव देता है। इसीलिए इन सब से लड़ते भिड़ते रहना चाहिए। कहते हैं अथोप पदमाश्रित्य कथयामि फलम द्विज यक्षुभत्वे भवे नृणाम पुत्र दाराजी दारा द्विजम सुखम। हे विप्र, अब मैं उस पद के से फल कहता हूं जिसके शुभ होने पर जातक को स्त्री पुत्रादि के सुख होते हैं। तो उपपदाध्याय में हमको क्या देखना है? स्त्री पुत्र आदि का सुख। मैं हर एक जगह पे अलग अलग चीज बताता हूँ, आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं पता नहीं। तो क्या सिर्फ स्त्री और पुत्र का ही सुख देखते हैं क्या उपपद से? कई आचार्यों का मानना है कि नहीं, संबंधियों का सुख देख लेते हैं। ये स्त्री पुत्र तो लिखता है, बाकी माता पिता भाई बहन के लिए भी उपपद को देख लेना चाहिए। तो ये जो लिखता है ना, यत् शुभत्वे भवे नृणाम पुत्र दारा द्विजम शुभम, लेकिन अगर पुत्र और दारा पत्नी के लिए की बात हो तो हमको आत्मकारक लग्न के बाद कारकांश लग्न के बाद पद लग्न के बाद उपपद लग्न को बारीकी से देखने की जरूरत। अब कहता है तनुभाव पदम विप्र प्रधानम पदम उच्यते तनोर नुच्चरद्यात्य स्यादु पारूढ़ाम तदुच्यते।
पूर्वोक्त लग्न का पद प्रधान पद है। पूर्वोक्त तनुभाव के अनुचर का जो पद है वह उपपद कहलाता है, और यही उपारूढ़ और गौण पद भी कहलाता है। इसको उपारूढ़ भी बोलते हैं और गौण पद भी बोलते हैं। तो ये सब तो परीक्षा थोड़ी देना है कि भाई उपपद को क्या बोलते हैं, उपारूढ़ बोलते हैं, गौण पद बोलते हैं, ये सब हमको नहीं आना, लेकिन जानना जरूरी है। कहते हैं उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि और योग तनो उच्चरात स्यादुराता, ठीक है, तदेवोप पदम नाम तथा गौण पदम स्मृतम शुभ खेट गृहे तस्मिन शुभ ग्रह युते छिते। तो कहता है उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि और योग हो तो जातक को स्त्री पुत्र आदि का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कहाँ? जो उपपद है, जो गौण पद है, जो उपारूढ़ कहलाता है, उसके लिए कहता है शुभ खेट गृहे तस्मिन शुभ ग्रह युते क्षिते, कि वो जो उपपद है उस उपपद में जाकर के शुभ ग्रह हो, स्थित हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो स्त्री पुत्र का सुख समझना चाहिए। स्त्री पुत्र आदि का सुख हमको प्राप्त होगा और उसका पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि उपपद लग्न में यदि शुभ ग्रह हो तो हम संन्यास नहीं लेंगे, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करेंगे। ठीक है। और यदि पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो जातक प्रवाजक सन्यासी होता है अथवा जातक स्त्री रहित होता है। पुत्र दारा सुखम पूर्णम जाय द्विज सत्तम पाप ग्रह युते तत्र पाप भे पाप वीक्षिते प्रवाजको भवे जातो दाराहीनो अथवा नरः। शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह से दृष्ट है तो शादी होगी, गृहस्थ जीवन होगा, उसका पूर्ण सुख मिलेगा। और पाप ग्रह है, पाप ग्रह की दृष्टि है तो प्रवाजक योग अर्थात प्रवज्या योग अर्थात सन्यासी हो सकता है, या नहीं तो स्त्री सुख मिलेगा ही, पत्नी होगी ही नहीं। तो यही हम पुरुष स्त्री जातक के लिए भी लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? हम हमेशा कहते हैं कि हमारा शास्त्र और ये सृष्टि पुरुष प्रधान है। कितना लोग प्रयास कर लेता है। एक छोटा सा कहानी बताते हैं आप लोगों को। आज से 15 साल पहले हम मेघालय घूमने के लिए गए हुए, आसाम मेघालय ये सब घूमने के लिए गए हुए, 8-10 दिन का टूर प्रोग्राम बनाए थे। अब तो कोई प्रोग्राम ही नहीं बन पाता। तो वहां पे महिलाएं काउंटर पे बैठती थी और पुरुष जो है वो घूम घूम के दुकान का या होटल का और कहीं पे वो काम करता था। वहां पे घर का, मकान का, खेती का, गृहस्थी का जो भी भूमि है, भवन है, मकान है, उसके ऊपर मालिकाना हक स्त्रियों का होता है, न कि पुरुषों का। समझ रहे हैं ना? होटल है, उसमें खाना पुरुष बना रहा है, काउंटर पे महिला बैठी है, वो खाना परोस भी रहा है पुरुष। यहाँ तक कि पान के दुकान पे साधारण खुदरा दुकानदार जो होता था वहां पर भी
सामान निकाल के जो दे रहा है वो पुरुष है और काउंटर पे बैठी महिलाएं हैं। अच्छा लगा। और मेघालय का इतना अच्छा नियम था पंचायत वगैरह ग्राम पंचायत का कि एक भी आदमी बाहर से आकर के अगर रुका है तो वो उसको पता है कि ये बाहरी आया हुआ है, क्योंकि एक ही रास्ता है वहां मेघालय जाने का। रास्ते में चेकिंग हो जाता है, आप चले गए, आप जहां ठहरेंगे ना वो उसको इन्फॉर्मेशन भेजना ही भेजना है। जो पंचायत प्रमुख होगा उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि ये लोग यहाँ से आए हुए हैं, इनके पास आए हुए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं, इतने दिन ठहरेंगे फिर चले जाएंगे। और जब चले जाएंगे तो वो भी फिर सूचना उसको पहुंचाना है। ये हर होटल, हर धर्मशाला, हर लोगों को अपने से करना है। वहां किसी के घर चोरी भी किसी ने किया है कोई, तो वहां डायरेक्ट पुलिस उसके घर नहीं जा सकती। पुलिस उसी पंच प्रमुख जो होगा, पंचायत प्रमुख जो भी होता होगा, ग्राम प्रमुख, उसके घर जाएगा। वो पहले उठेगा, वो साथ में जाएगा, तब आप उसके घर में जा सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट पुलिस नहीं जा सकती आपके घर में, चाहे आपने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों नहीं किया हो। तो बड़ा अच्छा नियम लगा। और यहाँ घुसपैठिए दिल्ली में घुस के रह जाते हैं, अन्य शहरों में कहता है रोहिंग्या रह जाता है, मेघालय में नहीं रह पाता। इसीलिए आसाम धर्मशाला बना हुआ है, बांग्लादेशी से भरा पड़ा है। मेघालय में नहीं है बांग्लादेशी, समझ रहे हैं ना। एक भी बांग्लादेशी मेघालय में नहीं बनेगा, वो घुसने ही नहीं देगा किसी को। तो बड़ा अच्छा रूल था। अब क्यों मैंने ये कहानी सुनाया वो बात मैं भूल गया। तो मैं ये सुना रहा था कि स्त्री प्रधान समाज नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है। मेघालय, उधर इसीलिए आंध्र सुना रहे प्रदेश। थे गुरुजी, वो हाँ पुरुष हाँ प्रधान समाज है हाँ इसलिए। हाँ। तो आंध्र प्रदेश है शायद, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, इन सबों में महिलाएं ही मुखिया होने के बाद भी पुरुष प्रधानता समाप्त नहीं हुई। मोदी जी भी कई घर वगैरह, मकान वगैरह महिलाओं के नाम से दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन फिर भी हमारा समाज इतना, और ये हमारा समाज ही नहीं पूरा विश्व इतना डूबा हुआ है पुरुष प्रधान में कि महिलाओं को प्रधानता नहीं मिलेगी। वो उसको समझ में हमेशा ये आभास होता रहेगा कि पुरुष प्रधान ही है। पाप ग्रह युते तत्र पापवे पाप वीक्षिते प्रवाजको भवे जातो दारहीनो अथ वानरः शुभ दृग योग तो नैव योगो अयम दारनाशकः। अब ये पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो जातक प्रवाजक सन्यासी होता है अथवा स्त्री रहित होता है। परंच यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो स्त्रीहीन नहीं होता, स्त्रीहीन नहीं होता। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो स्त्रीहीन नहीं होता, ये हम लोग समझ गए हैं। तथा यदि रवि अपने उच्च राशि या मित्र राशि का हो तो पाप नहीं समझा जाता है। आप लोगों को हमने पिछले क्लास में लिखाया है ना, किसको शुभ और किसको अशुभ ग्रह माने। क्या क्या जी। लिखाया है जरा पढ़ के बताइएगा। शुभ ग्रह गुरुजी, गुरु, शुक्र, बुध और केतु। ये शुभ है। जी जी। और और अशुभ? अशुभ में गुरुजी लिखवाया, पाप का लिखवाया आपने, सूर्य, मंगल, शनि और राहु। और उसमें और कुछ विशेष लिखवाया चंद्रमा के लिए? चंद्रमा वृष पापी और होता है। उसमें हाँ। जी, मेष और वृश्चिक में पापी और अन्य राशि में चंद्रमा शुभ होता है। तो सूर्य के लिए भी समझ लीजिए कि सूर्य यदि अपने राशि में हो, वही नीचे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दीजिए, सूर्य अपने राशि में हो या उच्च राशि में हो तो शुभ होगा, अन्यथा सूर्य पापी होगा, है ही, वो तो आप लोग जान रहे हैं। यदि रवि अपने उच्च राशि या मित्र राशि, मित्र राशि भी लिख दीजिएगा, स्वराशि और मित्र राशि का हो तो पाप नहीं समझा जाता, किंतु अपने नीच या शत्रु के राशि में हो
तो पाप ही समझना चाहिए। अब यहाँ लिखता है शुभ दृग योतो नैव योगोयम दारनाशकः। कि शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और पाप ग्रह की ही दृष्टि हो, किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा हो, तो ऐसे स्थिति में 3 कंडीशंस बन गए। पहला है सन्यासी हो जाएगा, दूसरा है स्त्री रहित होगा, स्त्री नहीं होगा, और तीसरा है यदि स्त्री हो तो वो भी मर जाए। शुभ दृगतो नैव योगो अयम दारनाशकः। अगर अशुभों का ही प्रभाव है, शुभ का प्रभाव है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में दारनाशकः, दारा की मृत्यु अर्थात पत्नी की मृत्यु संभव है। व्याख्या में नहीं लिखा है, व्याख्या है ही नहीं, ये तो शब्दार्थ है, और इसमें थोड़ा बहुत आपको अपने तरफ से समझ के जोड़ के लगाना पड़ेगा। और इसी में कहा गया है रविर नैवात्र पापः स्यात् स्व उच्च मिश्र स्वस्थ विश्व स्थितः, कि रवि अर्थात सूर्य को पापी नहीं मानेंगे यदि वो स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो और उच्च राशि का हो, तो ऐसे में उसको पापी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आज ज्यादा आगे लेकर के नहीं चलेंगे आप लोगों को। अगला क्लास है, थोड़ा सा आज संडे है तो बड़ा हेक्टिक रहता है, 10 मिनट का आराम भी गले को दे देते हैं। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, कौन बता देगा हमको? आज जो पद लग्न जितना सा पढ़ा है कोई बता दे। मैं रूबी बताऊं जी तो बता दीजिए, आप रूबी जी बता दीजिए। हाँ रूबी बताओ। नहीं, उपपद लगन से हम लोग, उनके लगन से हम लोग पत्नी को देखेंगे और पुत्र को भी देखेंगे और सगे संबंधियों को भी देखेंगे, क्योंकि उपपद लगन से हम लोग वैवाहिक जीवन से लेके बाकी सब चीजों को भी व्याख्या करेंगे। और वहां पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अशुभ फलों ग्रहों की दृष्टि होगी तो अच्छा फल में क्या अच्छा फल मिलेगा? आम मिलेगा, केला मिलेगा, हाँ संतरा गुरुजी, मिलेगा? जैसे कि मतलब वहां पर अगर पाप ग्रह स्थित होंगे, जैसे कि शनि और सूर्य और राहु जो पाप ग्रह हैं, मंगल, तो वहां पर जातक को शादीशुदा जिंदगी में परेशानी हो जाएगी। जैसे अगर शनि बैठ गया तो वो सन्यासी हो जाएगा, उसका विवाह नहीं होगा, या पत्नी होगी भी तो वो मर जाएगी, स्त्री रहित। हाँ स्त्री रहित रहेंगे, ऐसा समस्या आएगा, क्योंकि उपपद लग्न विशेष करके विवाह के लिए ही देखा जा रहा है। और वहां पर और ये हाँ स्त्री रहित होगी, और शुभ, और अगर वहां पर शुभ ग्रह रहेंगे तो जातक को जीवन में विवाह का सुख मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। यही बताया गुरुजी, और बताया कि मतलब शुभ ग्रह किसको बोलेंगे और अशुभ ग्रह किसको कहेंगे, जिसमें सूर्य को हम लोग मित्र राशि हो, स्वराशि हो, उच्च का राशि में अगर है सूर्य तो वहां पर वो शुभ फल देगा, अशुभ फल नहीं देगा। और चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में हो, और ये वाला जो गुरुजी आपने लिखाया था ना, हाँ, कि मतलब चंद्रमा को भी देख लेंगे कि अगर लगन में चंद्रमा है तो वो किस राशि में है, तो उस तरह से हम लोग फल करेंगे कि उपपद लगन से हम लोगों को ये प्राप्त होगा गुरुजी। जैसे मेष राशि में, वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो ये पापी चंद्रमा है, ये शुभ फल नहीं देगा। और बाकी और दूसरे राशियों में चंद्रमा अच्छा फल देगा गुरुजी। कुंभ और मकर में बढ़िया फल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फल देगा गुरु जी। इस प्रकार से अभी जो रूबी जी ने जो लगवाया था उसमें जो द्वादश भाव में था वहां पर तो शनि मतलब उसमें अपने नीच राशि में था, ना तो अपने स्वयं की राशि में था, ना तो उच्च की राशि में था, तो वो अच्छा फल कैसे देगा? वो तो वहां विदेश में जाकर भी संघर्ष ही करवाएगा वो तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो क्या नाम कहते हैं, वो ज्ञाति कारक की दृष्टि बता ही रहा है, तो काहे परेशान है आप? अच्छा गुरु जी, एक चीज और, जैसे अभी अब हम लोग जब देखते हैं उसमें मतलब पाराशरी पद्धति में, और जब इसमें देखते हैं
तो ग्रह तो पारस्परिक पद्धति के अनुसार तो द्वादश में ही गया है। जेमिनी के हिसाब से हम चलिए मानते हैं कि वो अपने चर राशि में गया कि अचर राशि में गया, या जेमिनी की दृष्टि के हिसाब से, वो तब ठीक है। लेकिन पारस्परिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तब तो फिर वो अपने अपने से द्वादश, अपने अपने उससे द्वादश में गया भाग्य भाव का स्वामी अगर, तो वो तो ऑटोमेटिक उसके अपने स्वयं के कारकत्वों में और उसके जो कार्य होंगे उसमें तो कमी ला ही देगा ऑटोमेटिक वो। ऐसा तो जेमिनी में होने की वजह से ठीक हो जाएगा, तो पारस्परिक वजह में जब हम देखेंगे तो खराब बताएगा। ये पराश्री लेकर के आइएगा तो जेमिनी में और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए पराश्री को रहने दीजिए, सिर्फ जेमिनी को पढ़िए। ठीक है समझ गुरु रहे जी। हैं ना, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा आपको, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था यदि हम भी जेमिनी से बाहर निकलने का प्रयास करें तो आप लोग रोकिएगा। जी जी। क्यों? क्योंकि आज का बाजार जो है ना वो मिक्स बाजार है। जब साधारण वैदिक ज्योतिष पढ़ाने में लोग लाल किताब और केपी और कौन कौन से किताबों का अध्ययन करा देते हैं, ठीक है ना, एक चीज तो गुरु जी बोलना चाहते हैं जी। ये बोलिए। जैसे होता ना, जैसे हमको पाराशरी से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम आ गए चलो अच्छा जेमिनी से देखें शायद वहां से अच्छा मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं है ना गुरु जी। ऐसा थोड़ी संभव है कि पराश्री में अच्छा नहीं है तो जेमिनी में अच्छा हो जाएगा। और तो ग्रहों की स्थिति भाई, हम अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए जेमिनी में अच्छा ढूंढने के लिए निकल गए। ठीक है, कोई विषम अच्छी परिस्थितियां या बुरी परिस्थितियां हो एक तो वेबिनार क्या गुरुजी हम सुन आज रहे थे, हुआ था बेंगलोर में, एक वेबिनार हुआ था, उसमें कई सारे लोग आए थे, मैं उसको केवल मैं देख रहा था, बहुत मतलब जैसे आप भी बताते अच्छे विद्वानों का था, तो वहां पर कई लोगों ने इस विषय पर जो चर्चा हो रही थी वो मेन इसी बिंदु पे था। तो उसका जो सार निकला गुरुजी, जो 1.5 घंटे का वेबिनार था उसमें, उस सार में ये निकल के आया था कि हमने बहुत सारा अध्ययन किया, मैंने बहुत सब कुछ किया, लेकिन जो रिजल्ट जो लास्ट में मिला, जो रिजल्ट वास्तव में जो देता है, मतलब जो अगर आपकी कुंडली सही है तो वो पारस्परिक पद्धति ही देती है, अन्य कोई भी वो नहीं देता है। ये उसमें वेबिनार का ये यही उसका उद्देश्य ही था वेबिनार का। तो जब सब वेबिनार लोगों ने का कहा कि मैंने जेमिनी भी पढ़ा, मैंने केपी भी पढ़ा, मैंने सब पढ़ा, लेकिन जो जितना मतलब अच्छा वो जो देता है रिजल्ट, वो जितना ये पारस्परिक देता है उतना कोई नहीं देता है वो, बाकी कहीं सही से उतने बात, अच्छे रिजल्ट नहीं। सही बात है। बाकी वेबिनार जो होता है वो आपको गैदर करने के लिए होता है कि आप किस तरह से आप वहाँ एडमिशन ले लें। नहीं, हम तो अच्छा यूट्यूब पे देखे थे गुरुजी, हम गए नहीं थे, वो तो 1.5 घंटे का अच्छा था तो देखे। अच्छा, जी। तो वो अच्छा है। और पराश्री से बाहर कुछ है नहीं ना, पराश्री तो कोई मूल माना गया, इसीलिए पराश्री का मत ज्यादा प्रचलित है। मधु कपूर जी बताइए क्या प्रश्न है? थैंक यू गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया आज। आप फिर दशा का भी बताएंगे कि दशा कैसे देखते हैं? दशा लगा लगा के बताएंगे, आप चिंता मत हाँ कीजिए। हाँ आप हाँ लोग हाँ, जेमिनी के लिए मैंने पहले ही बोला था, आप और सचदेवा जी तो जेमिनी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं यहाँ आपको कंटेंट दूंगा और जेमिनी सिखा दूंगा, कोशिश मेरा यही है। जी जी। ये नहीं कि आ, जेमिनी का कोर्स पूरा कर दूंगा, ये नहीं है। आ, ठीक है ना? जी। हमारा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने जो बताया कि पाप ग्रह अगर लगन को देख रहा हो, उपदा लगन में, तो अगर एक ग्रह देख रहा हो तो भी उसका वो नहीं, होगा रिजल्ट? ना, एक ग्रह से नहीं होता, हमेशा दो या दो से अधिक ग्रह हर जगह मान्य है। ठीक है ना? अगर शुभ और अशुभ दोनों का प्रभाव है तो आपको 7 पत्नी होगी, उसी से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, पति होगा उसी से लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, ये सब बातें आ जाएंगी ना। अगर सिर्फ अशुभ ही अशुभ हो तो सन्यासी, पत्नी रहित, या पत्नी का मृत्यु, पत्नी का नाश, ये 3 परिस्थितियां बनेगी। शुभ और अशुभ दोनों है तो पत्नी हो भी, लड़ाई भी हो, झगड़े भी हो। ठीक है ना? हाँ गुरु जी, जिस हम दिन फिर एक आठ शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम। एक है उसमें, ठीक। एक ग्रह तो अशुभ है पर 2 ग्रह शुभ है। हम्म, उनका मैरिज सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे शेयर करेंगे, आप देखते चलिए रहिएगा। जरूर जरूर कीजिएगा, बहुत लर्निंग के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक यू गुरु ठीक। जी। चलिए गुरु बहुत बहुत जी, धन्यवाद। एक नमस्कार गुरु जी। प्रश्न कई बार पूछने का मन हुआ था, कहे तो आज पूछ लें। पूछ लीजिए ना, क्या कीजिएगा, पूछिए।
कभी बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो दिमाग में है हमारे लगातार आज सुबह से, वो पारासरी का है ना लेकिन बोलिए ना कोई बात। इस चीज को लेकर हमेशा गुरुजी कंफ्यूजन रहता है और बताने में भी दिक्कत होती है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो 9th में चला जाए, या 9th हाउस का लॉर्ड 7th में आ जाए, या वो 5th में चला जाए, 5th का लॉर्ड 7th में आ जाए। इसमें बहुत डिस्टर्बेंस, इसमें मतलब क्या बोलना होता है। अगर 7th का लॉर्ड 9th में चला गया, या 9th का लॉर्ड अगर 7th में आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? केंद्र त्रिकोण राजयोग याद रखिए, और जितना भी बात पढ़े हैं सब भूल जाइए। हमने पढ़ाया है पंचम में और 7th में एक्सचेंज हो तो वहाँ पत्नी के लिए अच्छा नहीं, नहीं एक्सचेंज बताया नहीं है है। गुरुजी। जैसे 7th का लॉर्ड चला गया 9th में, तो इसका क्या मतलब कि वो 7th हाउस मतलब जैसे पत्नी का होता है, तो क्या वो बलवान हो पत्नी जाए भाग्यशाली हो गई, ये कहेंगे? तो आप भाग्यशाली हो गए, आपको भाग्यवान पत्नी मिलेगी। और अगर अगर भाग्य का स्वामी अगर 7th में आ गया, तो शादी के बाद आपके भाग्य की तो वृद्धि हो जाएगी। अच्छा ये चीज है, ये चीज है। अच्छा, और ये गुरुजी अगर 7th का 5th में जाता है, तो आपने बताया कि बहुत अच्छा नॉट गुड बोला है आपने। वो बोला गया है क्योंकि 7th को मारक भी माना जाता है ना, इसके आधार पे ना बीबी रमन ने टिप्पणी जी की हुई है, समझ गए। तो जी इसीलिए मैं उसका भी फॉलोवर हूँ, और अब रियल में उसी का फॉलोवर हूँ। बाकी किसी को नहीं मानता, ये राव वाव साहब को नहीं मानता। मैं बहुत ज्ञानी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मानता नहीं। ठीक है ना। तो उन्होंने इसकी चर्चा की हुई, और ये 12 मिहिर का किया हुआ चर्चा है, इसीलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता। तो इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा कर लेंगे, किसी स्पेशल क्लास में कर लेंगे। आज जी इतना ही गुरुजी, रखते हैं। एक स्पेशल क्लास गुरुजी इसी पे कर दीजिएगा, 7th का 5, 5 का 7th और ये वाला। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। जी बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। आपका। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।